प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम चैप्टर नंबर 2 विभव और धारिता, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हम लगभग 35 से 40 क्वेश्चन बताएंगे इस एक चैप्टर के। और अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छुपा रहे, यानी जिसको आपने पहले ना पढ़ा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है अगर आप इतने क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी उन विद्यार्थियों के लिए जो आरबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है या किसी भी बोर्ड के अंदर हैं, किसी भी स्टेट के हों, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो भी वीडियो हम लगातार अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा इसी नाम से चैनल है जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक आईडी भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो टारगेट है हमारा 100 में से 100 फिजिक्स में नंबर लाने का, वो हम पूरा करेंगे आप सभी के सहयोग से। तो आप सभी को मन लगा के अभी 1.5-2 महीने पढ़ाई करनी है, और जो क्वेश्चन आपको लगातार बताए जा रहे हैं उनको तैयार करें। इससे आपके क्लास टेस्ट जो होते हैं स्कूल के अंदर, उनमें भी आपको फ़ायदा होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर भी फ़ायदा होगा, और वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपके ये क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं विभव वाले टॉपिक, यानी जो हमारा विभव है उसके ऊपर हम जो हमारे क्वेश्चन है वो बात करेंगे 20 क्वेश्चन की। उसके बाद हम धारिता के क्वेश्चन अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विभव अदिश राशि है अथवा सदिश बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विभव सदिश राशि है या अदिश, ये बताइए। तो आप जानते हैं विभव है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, विद्युत क्षेत्र का अदिश फॉर्म होता है, और उसका मात्रक होता है जूल बटे कूलाम, यानी कि जो विभव है वो होता है कार्य बटा आवेश जूल बटे कूलाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं या नहीं। तो देखिए दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट नहीं सकते हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ जो है ना वो होता है कि उनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। जैसे दो समविभव पृष्ठ हैं तो इस पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, और इस पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। तो ये दोनों विभव एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। एक पृष्ठ पर विभव का मान एक समान होता है, ना कि किसी दो पृष्ठों पर, याद रखें। तो यहाँ पर दोनों पे विभव अलग अलग हुआ। अगर ये काटेंगे तो जिस बिंदु पर ये काटेंगे वहाँ पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो इसका और एक उसका। तो ऐसा हो नहीं सकता, एक बिंदु पर तो समविभव पृष्ठ पे तो एक ही विभव होगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी वैसी है जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए होती हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए होती हैं, कि वो परस्पर काट नहीं सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है। देखिए अनंत पर विभव वो शून्य मानते हैं, शून्य ही होता है। इसका एक कारण भी हमारे पास है। जैसे कोई भी बिंदु आवेश है उसका विभव होता है KQ/R, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब अनंत के लिए आप R को अनंत करके देख लीजिए ना। आप अनंत को R करेंगे तो जिसके बटे में अनंत तो उसका विभव, उसका वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो अनंत पे विभव जीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि R हम अनंत करेंगे तो फॉर्मूले से ही हमें अनंत मिल जाएगा। और ये भौतिक रूप से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आवेश है उससे दूरी बढ़ने पर विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र भी घटता है। विद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा तेज़ी से घटता है, विभव है वो धीरे घटता है, यानी वो R के हिसाब से घटता है, वो R की घात 2 के हिसाब से घटता है। तो ऐसी एक लिमिट तो होंगी ना डिस्टेंस की, जिसके ऊपर लगातार घटते घटते वैल्यू शून्य हो जाएंगी, उसी को हम अनंत मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण दीजिए। देखिए ऐसा उदाहरण आपके पास है, निरक्ष है। जैसे एक द्विध्रुव है -Q और +Q, उसका जो निरक्ष होता है ना वो हम R दूरी पे ज्ञात करते हैं। जैसे तो यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो ये आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में आता है, और निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। जबकि अगर आप एक द्विध्रुव का विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो वो आता है KP cos θ/R²।
और अगर आप निरक्ष के लिए cos 90 यहाँ पे यानी थीटा 90 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी जो विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष है ना, उस पर विद्युत क्षेत्र तो शून्य नहीं होता लेकिन विभव शून्य होता है। ये आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य ना हो। क्या ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है क्या जिसमें आप ये बता सकते हो कि विद्युत क्षेत्र वहाँ पर शून्य है लेकिन विभव शून्य नहीं है? बिल्कुल है। जैसे एक गोलीय चालक हो या खोखला गोला हो, उसके अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जैसे मैं चालक गोले का एग्जांपल दूं, चालक गोले के अंदर हमेशा आवेश है वो उसके पृष्ठ पर आता है, बाहर आता है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन यहाँ पर विभव एक समान होता है और उतना ही होता है जितना कि चालक गोले के पृष्ठ पर होता है, और वो होता है KQ/R। इतना इसके हर बिंदु पर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समविभव पृष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। 200 माइक्रोकूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए, आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही ये दिमाग में आएगा कि W बराबर हम ये फॉर्मूला लगा दें, वो लगा दें, ये लगा दें। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको इन बातों को ध्यान में नहीं लेके आना है और आपको ये पढ़ना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। ठीक है। और यहाँ पर विभवांतर है ही नहीं, और दो बिंदुओं के बीच में जब आप आवेश को लेके जाएंगे तो विभवांतर यहाँ पर है नहीं। तो समविभव पृष्ठ पर हमेशा ही आपको पता है कि जैसे अपना विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है कि W/Q बराबर VA-VB, विभवांतर का ये फॉर्मूला है। और जहाँ पर विभवांतर शून्य है वहाँ पर कार्य भी शून्य होगा, यानी यहाँ पे आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित के कारण समविभव पृष्ठों की आवृत्ति क्या होंगी? देखिए, बिंदु आवेश के कारण, ये बोर्ड एग्जाम में अभी लेटेस्ट आया था, शायद 2022 में आया कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ वो गोलाकार होते हैं। आपको पता होगा गोलाकार होते हैं। इस प्रकार से समविभव पृष्ठ हम बनाते हैं V1 > V2। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेंगी तो विभव का मान घटता जाएगा। दूसरा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, अब एक समान विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि किससे पैदा होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र एक समांतर प्लेट से पैदा होता है। तो एक समांतर प्लेट है, उसके समांतर की दूसरी जो प्लेट है उसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र वो एक समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तब इसकी सतह ऊर्जा क्या होंगी? देखिए, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर ऊर्जा जो है आपको पता है -PE cos थीटा होती है द्विध्रुव की सतह ऊर्जा U बराबर। तो यहाँ पर समांतर में थीटा 0 होता है तो -PE हो जाती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के चालक गोले को आवेशित करने पर उसकी सतह पर 15 वोल्ट विभव है, इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो अभी मैंने इसका जवाब पहले ही दिया था कि चालक गोले के सतह पर जितना विभव होता है KQ/R उतना ही उसके हर एक बिंदु पर होता है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर कि चालक गोले की सतह और उसके अंदर विभव निहित रहता है, यानी उसके अंदर भी 15 वोल्ट विभव ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। देखिए, अचालक गोला NCERT के अंदर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अचालक गोले के केंद्र पे विभव है वो सतह का 1.5 गुना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 15 गुना हो जाएगा, 1.5 से आपको 10 से गुणा कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निर्वात में किस बिंदु XYZ सभी मीटर में है, विभव आपको 2x² वोल्ट दिया है। तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पर तीव्रता ज्ञात करें। तो देखिए, ये जो विभव का तीव्रता के साथ संबंध होता है -∂V/∂R। बस आपको अवकलन करवाना है। अवकलन यहाँ पे जैसे ∂V/∂x हो जाएगा क्योंकि फलन आपको x में दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करके जो भी मान आएगा उसमें x की जगह 1 रख दो, ठीक है।
और इसने एक्स वाई जेड दिया है, लेकिन सिर्फ फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर का दिया है, तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य निकाय की सतही ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो। अब देखिए दो बिंदु आवेशों की निकाय की तो होती है के Q1 Q2 बाय आर, ये होती हैं ऊर्जा, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं। अगर दोनों आवेश से नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होंगी, अगर एक प्लस एक माइनस का है तो ये माइनस होंगी, क्योंकि अट्रैक्शन को शो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि तीन बिंदु आवेशों के निकाय की कण ऊर्जा का फॉर्मूला। देखिए इसमें तीन पद होते हैं, आपको पता ही है। ऐसे हम एक त्रिभुज की फॉर्म में तीन आवेशों का निकाय बनाते हैं, Q1 Q2 Q3, R1 2 R2 3, इस तरीके से। तो इन सब का टोटल हो जाएगा, इसमें पद आएंगे तीन, टोटल पद आएंगे इसमें तीन। इसके बाद है विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता होती है विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, तो वोल्ट प्रति मीटर आएगा इसका मात्रक आपका। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य जिनमें विभवांतर 20 वोल्ट है ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं, W बराबर हो जाएंगे QV, ठीक है, यानी आवेश इंटू विभव। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रख दो और विभव से गुणा करवा दो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट है, और यदि बिंदु के चारों ओर दो पराविद्युतों का माध्यम भर दिया जाए तो विभव कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने ऐसा क्वेश्चन शायद ही पढ़ा होगा कहीं पर, और थ्योरी के अंदर भी ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं करवाया जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि विभव का फॉर्मूला होता है KQ बाय R होता है, किसी भी R दूरी के लिए KQ बाय R होता है। अब आप इसमें आपने यहाँ पे ध्यान दिया नहीं होगा कभी भी कि पराविद्युता का इसके साथ क्या संबंध हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो K होता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और R यहाँ पे है, Q ऊपर है। तो ये फॉर्मूला हम निर्वात के लिए लगाते हैं। अगर हम माध्यम की बात करें तो हमें एप्सिलॉन R भाग में इसके साथ गुणा में लगाना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के। तो आपको पता है कि ये तो निर्वात का बन गया, लेकिन एप्सिलॉन R जो है वो अपोन में आ गया, यानी आप एप्सिलॉन R का मान जितना भी होगा उतना ही गुणा कम विभव का मान हो जाएगा, उतना ही घट जाएगा। यानी कि निर्वात में 10 है तो बटा में 2 लगा दो, 5 वोल्ट विभव यहाँ पर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जितना हो सके उतना कर दीजिए, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। आगे जो विद्यार्थी जिन तक वीडियो पहुँचेंगी उनको भी इसका लाभ मिलेगा, और हेल्प करनी सभी की एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में 0 से 180 तक घुमाने में कार्य का मान पूछा है। तो देखिए जो कार्य होता है वही होता है PE cos θ1 माइनस θ2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा इसमें, क्योंकि ये PDF में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। अगर आपको ये बोला है कि 0 से 180 तक घुमाना है, 0 से 90 तक घुमाना है, तो θ1 यहाँ पे 0 हो गया, θ2 यहाँ पे 180 हो गया, और यहाँ पे W बराबर आ जाएगा प्लस का 2PE, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, और माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक रेख हो जाएगा 2। आप कर केयरफुली देख सकते हैं कॉपी के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2PE। और अगर आपको ये बोलता है कि 0 से 90 तक घुमाना है तो आपका वर्क होता PE के बराबर, ठीक है। इसके बाद है कि पृथ्वी का विभव कितना मानते हैं, पृथ्वी विभव मानते हैं 0। यदि फलन विभव फलन V बराबर 4x प्लस 3y है वोल्ट है, तो एक बिंदु पर तो क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात करें। यानी आपको यहाँ पे परिमाण ये पूछ रहा है। अब परिमाण ज्ञात आप करेंगे उससे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे घटक लगाने हैं कि आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप, और बाहर ब्रैकेट के लगाना माइनस, क्योंकि माइनस के अंदर होता है। फिर आप क्या करें, एक बार इसका अवकलन आप x के सापेक्ष करो, ठीक है, एक बार y के सापेक्ष करो, दोनों को जोड़ दो, और फिर जहाँ x y आए वहाँ पर आप दो अरे की ये वैल्यू रख दो, और फिर आपके पास एक इस टाइप से आएगा, जैसे आई कैप और जे कैप इस तरीके से एक वैल्यू आएंगी, उसका आप परिमाण निकालना है। यानी परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर दो, यहाँ पे जो आई कैप और जे कैप के साथ वैल्यू उनका स्क्वायर करके और ऐड कर दो, रूट निकाल दो, वो आपका परिमाण यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थे आपके पास विभव के क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हमने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे धारिता। तो धारिता जो है, धारिता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं।
धारिता की। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल हम आधा कर दें तो क्या यह युक्ति संधारित्र का कार्य करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। संधारित्र के अंदर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है, उनके बीच की दूरी d होती है और वो बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो दोनों प्लेटों में एक साथ चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक प्लेट को आधा कर देंगे तो उस पर जो आवेश है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारा संधारित्र का जो सिद्धांत है वो ही खराब हो जाएगा। संधारित्र का सिद्धांत इस पर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट के 3 संधारित्रों जिनके प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है के संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम धारिताओं का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि संयोजन जब हम कराते हैं तो हम जब श्रेणी क्रम संयोजन कराते हैं ना तो श्रेणी क्रम धारिताओं का इस प्रकार से आता है। देखो 1/C1 + 1/C2 ये श्रेणी क्रम में आता है धारिताओं में, और समांतर क्रम में आता है C1 + C2 + C3 इस तरीके से डायरेक्ट। तो अधिकतम कब प्राप्त होगा? अधिकतम समांतर क्रम से प्राप्त होगा, और न्यूनतम धारिताओं का अनुपात आपको मान मिलेगा श्रेणी क्रम से। ठीक है, और आप इसको करके देख सकते हैं। अधिकतम में तो ये जुड़ जाएंगी, तो 6 6 12 6 18 हो गया, और उसमें न्यूनतम के अंदर ये 1 ऐसे लग जाएंगे तो उसमें 2 हो जाएगा, एलसीएम लेके निकाल देना। किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो धारिता का मान है वो उसकी ज्यामिति पर डिपेंड करता है, आकार पर और माध्यम पर डिपेंड करता है। पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर उसकी धारिता 711 माइक्रोफैरड होती है, याद रख लेना 711 माइक्रोफैरड होती है। और आपको पता है ये हमने कैसे निकाला होगा, ये आपको पता है धारिता बराबर होता है 4πε0 r वाले फॉर्मूले से। तो 4πε0 की वैल्यू हमने रख दी, और आर पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर वो रखो और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास 711 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? प्लेटों की में आवेशित तनाव देखिए σ/ε0 होता है, इसमें डायरेक्ट है। यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता कितनी होंगी? देखिए उतनी ही बटा कम हो जाती है, उतनी n गुणा कम हो जाएगी, सीधी बात ये है, n गुणा कम हो जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला 1/2 ε0 होता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर खत्म होता है उसमें सबसे लास्ट में ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखिए। ऊर्जा घनत्व का मात्रक वही होता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा घनत्व हमेशा होता है ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा जूल में है, आयतन मीटर क्यूब में होता है, तो ऊर्जा बटे आयतन हो गया जूल प्रति मीटर क्यूब। फिर है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 है, यदि उन्हें समान आवेश दिया जाए तो उनमें एकत्रित स्थिर वैद्युत ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। देखिए धारिताएं आपको दे रखी हैं, आवेश आपको दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि हाँ, अब इसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? धारिताओं ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं, 1/2, एक होता है 1/2 CV², एक होता है Q²/2C और एक होता है 1/2 QV, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देखिए आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, आपको आवेश और धारिता ये दे रहा है, तो आपको लगाना पड़ेगा 1/2 Q²/2C। तो U1/U2 आप जब फाइंड करेंगे ना तो आप लगाएंगे 1/2 Q² ऐसे Q²/2C, तो ये आ जाएगा C1, और आवेश बराबर दे रहे तो आपको Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1/2 आ जाएगा Q²/C2। ठीक है, तो आप ये कट जाएंगे अनुपात से, C2 ऊपर चला जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा C2/C1। ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? C2/C1, उनके धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, इसका मैं एक तरीका आपको और बताऊँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 Q²/2C फॉर्मूला होता है। अगर आवेश बराबर है ना तो आवेश तो कटना ही है, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, 2 कटना ही अनुपात करेंगे तो यहाँ पे धारिताओं की बात है, और धारिता आप देख सकते हैं यहाँ ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती में रह गई, यानी ऊर्जाओं का अनुपात धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर आएगा, सीधी सी बात है, इसमें आप भाग भी देने की आवश्यकता नहीं है अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसा चालक बताइए जिसको लगभग हम असीमित अनंत आवेश दिया जा सकता है। ऐसा चालक हमारे पास होगा भी पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाती है, उसको कितना आवेश हम दे सकते हैं, उससे कितना आवेश ले सकते हैं। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में कहाँ संचित होती है? ये प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वहाँ पर ऊर्जा संचित होती हैं। किस रूप में होती हैं? ये विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर होती हैं, और कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। किसी आवेशित संधारित्र का नेट विद्युत आवेश हमेशा देखो शून्य होता है, क्योंकि उसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक पे जितना धनावेश होगा दूसरे पे उतना ही ऋणावेश होगा, तो नेट आवेश जब पूछा जाए तो हमेशा शून्य होता है, याद रख लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में कोई पराविद्युत माध्यम बढ़ने से उसकी धारिता 5 गुनी हो जाती है। तो पराविद्युत क्या है? अरे सीधी सी बात है कि जो माध्यम की धारिता है ना वो निर्वात की धारिता का अपसाइला R गुणा होती हैं। ठीक है,
तो आप जितनी भी गुणा होंगी उतना ही गुणा उसके अंदर पराविद्युतांक भरा गया होगा। तो 5 मान का ही पराविद्युतांक इसमें भरा गया है, जिससे इसकी धारिता डायरेक्ट 5 गुणा हो गई। संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? संधारित्र का मूल उपयोग है ऊर्जा स्टोर करना और आवेश को संचित करना, ये उसका मूल उपयोग है। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें, 15वां क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी है d, और यदि आप दूरी को आधा कर देंगे तो कोई धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दें तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए d/2 मोटाई की जो आप इसके अंदर प्लेट रखेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है माध्यम में C बराबर A/0 बटा में d-t, इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है। तो अगर आप d/2 कर देंगे तो ये धारिता देखिए सीधी सीधी बात है, धारिता है वो 2 गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, 2 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें देखिए माध्यम वगैरह इसने कुछ बोला नहीं, धात्विक प्लेट बोला है, तो ये d/2 हो जाएंगी, यानी आधी जगह माध्यम भर दिया है। तो आप जैसे d-t वाला फॉर्मूला जो होता है उसमें आप रखें और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि 24 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे माइक्रो है। 24 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा जब प्लेटों के मध्य विभवांतर 500 वोल्ट है? देखिए सिर्फ कार्य कह रहा है, ऊर्जा नहीं कह रहा है। जब आप कार्य करें उसके बाद ऊर्जा है वो स्टोर होती है आधी, और आधी ऊर्जा खत्म हो जाती है ऊर्जा हानि के रूप में। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य देखो नॉर्मल होता है QB, W बराबर क्या होता है आवेश इंटू विभव। तो आवेश कितना कह रहा है ये, सॉरी हाँ ठीक है, अब Q भी होता है, और यहाँ पे आप Q को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि Q आपको दिया नहीं है, आपको दी धारिता, और Q होती है CB के बराबर। Q क्या होता है CB, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा CV²। ठीक है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। यहाँ पे कार्य कह रहा है तो CV², आप C की वैल्यू रखो और V की वैल्यू रखो, यानी आपको यहाँ पे कार्य मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए गए और इनसे आपको अधिक धारिता बनानी है तो आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे? आपको संयोजन करना पड़ेगा। अब संयोजन हम देखो श्रेणी क्रम करेंगे तो हमें धारिता कम मिलेंगी, और अगर हम समांतर क्रम करेंगे तो हमें धारिता ज़्यादा मिलती हैं, तो हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे। 2 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में तुल्य कितनी होंगी? 1 माइक्रोफेरेड होंगी भाई, क्योंकि श्रेणी क्रम में आपको पता है 1/C1 + 1/C2 ऐसे जुड़ती हैं। तो यह जगह 1/2 + 1/2 यानी 2 LCM आ गया, और यह आ गया 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कि कट के आ गया 1। तो ये हमारे पास से लगभग 38 क्वेश्चन हो गए विभव और धारिता वाले चैप्टर के। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम प्रत्येक चैप्टर के पूरे सिलेबस के फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स के लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 12वीं क्लास के बाद भी आप चैनल चेक कीजिएगा, कॉलेज लेवल की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास अपलोड हैं, MSc तक की हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए भी हैं और बहुत फ़ायदा भी ले रहे हैं, आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो ये चैनल हमेशा आपके काम आने वाला है। इसके अलावा इस चैनल पे हम और भी कई जो कोर्सेज हैं वो शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।